गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो 12th की सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 12th की जो सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, उसमें दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंडली पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो अभी तक दो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे जो आउटकम आए थे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई एंड वीडी, उसके बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, मींस उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, और फिर आज थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ। आज ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक उठा के चलते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी, करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको डिनोट करते हैं वीडी से। ठीक है, और जो वीडी है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, वो आया था, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है वीडी और आई, इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट वीडी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो इस साइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। हम बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर के अंदर, वो कहां से कहां जाएगा, इधर से उस साइड। और जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करेगा, इस साइड, है ना, इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, और मूव करने की जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, वीडी। ठीक है, वीडी हम डिफाइन कर चुके थे, इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच ए इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ई नेगेटिव इधर मूव कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, हम ये मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर रहा है जिसका नाम क्या है, पोजिस्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट अज्यूम कर लो, मींस जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो तो इधर मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो हम किसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि भाई वो जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसके अलोंग मानते हैं हम ये करंट। वो पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया ई पॉजिटिव, दैट इज द पोजिस्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही पोजिस्ट्रॉन होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हम अज्यूम कर सकते हैं ये कि एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो उसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, ई नेगेटिव इधर, तो ई पॉजिटिव इधर मूव किया होगा, तो वो भी कितनी से करेगा, वीडी से। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम मान लेते हैं एन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम नंबर ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो आप कि जो नंबर डेंसिटी होती है हम उसको किसे डिनोट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से। नंबर डेंसिटी जो किसके बराबर होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, एन नंबर डेंसिटी, और ये लगभग बराबर होती है किसके, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मींस मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, और जो ये कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लेते हैं,
कैपिटल ए। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी, एल, ठीक है। पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई कर दिया इसके क्रॉस, वी, क्योंकि हमें करंट फ्लो कराना है, ठीक है। अब करंट फ्लो कराना है तो वी पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और वी पोटेंशियल अप्लाई करते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो किसके बराबर होगी, V अपॉन L, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी किधर से किधर, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बात समझ में आ गई एकदम, चलो ठीक है। ये कुछ डाटा है जो हेल्प करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस यहाँ पे एक हमने अलग चीज मानी है, वो ध्यान से रखना। एक्चुअली जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, मान ली बात, लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हम उधर मानते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है क्योंकि वो किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाएगा, लेकिन हमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट माननी है, कन्वेंशनल है ये, ठीक है। क्योंकि करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक अलग फैक्टर मान लिया ई पॉजिटिव। तो घबराना मत, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिस्ट्रॉन इसके अंदर है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमने अराइज कर लिया, क्योंकि करंट उधर तो इसकी साइड कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज लेके, तो कोई ना कोई उधर पॉजिटिव लेके मूव कर रहा होगा। तो बस वो नोटेशन है ये ई पॉजिटिव जस्ट, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज इसके बराबर बट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसकी जो नंबर है वो सेम एज इट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब पहला टॉपिक करते हैं ये, ठीक है। तो देखो हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। ये हमारे पास गिवन डाटा है जिसके अंदर एक पॉजिस्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से चल रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या करते हैं कि हम इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लेते हैं। और करंट क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, है कि नहीं, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो पता लग जाए, और चार्ज यहां से लेके यहां तक कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लगाता है वो पता लग जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट। और जैसे जैसे आप करंट निकालने की कोशिश करोगे तो इसी के ही बीच में ये वीडी का जो फॉर्मूला है या ये जो वीडी है ये फैक्टर अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं। चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप पॉजिस्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ई पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ई, ई चार्ज ऑन पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जिधर करंट फ्लो होता है उधर ही क्या होता है, पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मूव करता है। तो करंट निकालने के लिए क्यू चाहिए, तो क्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेना है आपको, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से मूव कर रहा है, ई पॉजिटिव की वजह से। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतनी नंबर ऑफ ई पॉजिटिव है। तो ये ई पॉजिटिव कितने हैं, इतने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक पॉजिस्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसे जस्ट अपोजिट बट पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन, वो किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, है ना। तो यहां पुट कर दो। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू स्मॉल n V मल्टीप्लाई, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिस्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है करंट निकालते टाइम पे। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, है क्या नहीं, वॉल्यूम। ये V से वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो कैसे होगा, वो होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ जो कि कितनी है L, ठीक है। तो टोटल चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, A L, और ये स्मॉल n आगे है, वॉल्यूम मैंने ये पुट कर दिया E, ठीक है। ओके, टाइम और निकाल लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये पॉजिस्ट्रॉन यहां से चला होगा, इस पूरे कंडक्टर को पार करते टाइम पे कितना टाइम लेगा, टोटल लेंथ तो इसकी कितनी है L, टाइम वेलोसिटी कितनी है VD,
तो लेंथ अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम, ये टाइम निकल गया, तो करंट क्या हो जाएगा, सो आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि इसके बराबर है एन ए एल ई, ठीक है, डिवाइड बाई एल अपॉन वी डी, एल से एल कैंसिल, ये जो 1 अपॉन वी डी है ये ऊपर चला जाएगा, सो करंट क्या आ गया, ए स्मॉल एन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या पोजिस्ट्रॉन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये इस यूनिट की मास्टर इक्वेशन है, बहुत बार यूज होगी जगह जगह पे, तो इसे तो रात के 12 बजे भी याद रखना है, कोई पूछ ले तो आपसे, ठीक है। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली है, ए एन ई वी डी, ठीक है। आप इसमें Vd की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो Vd का क्या करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर दो। इसमें क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है, और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम ई, ठीक है ना। तो करंट को आप ये भी लिख सकते हो, ए एन ये ई स्क्वायर कैपिटल ई, क्योंकि मैं Vd को पुट कर रहा हूं यहाँ पे, Vd को पुट करोगे तो ए एन ई तो पहले से, और Vd की जगह पूरा फैक्टर आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर में ए ई तो ये है, एक पहले से है ई स्क्वायर, और ई डिवाइड बाई एम ई और टाउ, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या करते हैं, सेकंड टॉपिक करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है तीनों, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक करते हैं क्या, करंट डेंसिटी, ठीक है। आप करंट डेंसिटी पढ़ते हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनो समझो। पहला टॉपिक हो गया, इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद ओम्स लॉ भी करना है, वो ध्यान रखना। देखो अब पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी होती है, इट कैन बी डिफाइन एज द करंट पर यूनिट एरिया, और कंडीशन क्या होती है वो सुनो। देखो इट कैन बी डिफाइन एज द करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, बट जो ये एरिया है दैट शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, मींस जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है, उस एरिया के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज द करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया must be perpendicular to the flow of current. This is the definition of current density, और इसको डिनोट करते हैं हम J से। किससे डिनोट करते हैं, J से, ठीक है, कैपिटल J। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट की तो हो गई एम्पियर, पर यूनिट एरिया की हो गई पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक कंडक्टर है,
और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, ये करंट है, आई फ्लो हो रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, करंट डेंसिटी, जो कि क्या है करंट पर यूनिट एरिया, मींस इसके अंदर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, ठीक है, ए, उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां से आई करंट एंटर किया इस ए में, ए क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, जैसे ये वायर हो गया। ठीक है, इस वायर में जो ये सर्कुलर पार्ट है इधर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इधर से जैसे करंट एंटर किया तो कितने एरिया में एंटर किया, ए एरिया में, तो वही आई अपॉन ए, और ये जो एरिया है जैसे करंट ऐसे एंटर किया तो वो परपेंडिकुलर है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, या ये बोल सकते हो करंट का जो फ्लो है ऐसे, उसके ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि यही करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी। बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो आपका ये जो एरिया है ए, ये हमेशा करंट फ्लो के क्या हो, परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर एरिया करंट फ्लो के परपेंडिकुलर सीधा सीधा गिवन है तो कोई सिरदर्दी नहीं है, लेकिन एरिया अगर इंक्लाइंड हो, ठीक है, तब क्या करोगे, इंक्लाइंड के लिए जैसे, एक मिनट रुकना, जैसे करंट फ्लो है इस साइड, ठीक है, और एरिया अगर ऐसे परपेंडिकुलर रखा हो तब तो आपको कोई आफत नहीं है। ये एरिया जो जितने एरिया से पास हो रहा है करंट, वो एरिया निकालो, ठीक है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये, इस करंट को इस एरिया से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। लेकिन हर बार एरिया परपेंडिकुलर हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, कई बार एरिया ऐसा भी हो सकता है, मींस इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कटा हुआ हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऐसा हो, वायर का क्रॉस सेक्शन ऐसा हो। अब करंट जब जाएगा तो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया, बात समझ रहे हो, करंट जाएगा ऐसे, और ये जो एरिया है, एरिया का एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। याद करो फ्लक्स में आया था, अगर ये ए एरिया है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल कहलाता है एरिया वेक्टर। इधर भी एरिया वेक्टर हो सकता है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप ये मानो या ये मानो। क्लोज हो तब आउटवर्ड नॉर्मल मानना है, लेकिन प्लेन सरफेस हो तब एरिया आप ये भी मान सकते हो एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर ये भी मान सकते हो। तो ये जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो इधर आ गई, और इधर करंट की डायरेक्शन है ये, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो समझ आ रहा है ना कि हर बार ये जो एरिया है ये करंट फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये केवल तभी हो सकता है जब आपका जो वायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कटा हुआ है। अगर वो ऐसे कटा हो तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ऐसे टेढ़ा होगा, वो एरिया करंट फ्लो के क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सा केस मान के चलेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो ऐसी के लिए हम करंट डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर वाला केस है वो हम स्पेशल केस में ले लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पे जो एरिया है अंदर वो ये है, ठीक है, यहां से इस वायर के अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कोई भी एरिया ये है ए, ठीक है, बात समझ में आई। और ये एरिया अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आप क्या मान सकते हो, ऐसे एन कैप डिनोट कर दो। अगर ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, समझ गए ना, ये मैंने ऐसे बनाया, इसका मीनिंग है ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर आ गया वो कौन सा आ गया, ये आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, इधर भी ले सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये इधर ले लेना, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है तो इधर ही ले लेते हैं। तो सुनो ध्यान से, ये एरिया ऐसे रखा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा। समझ आया। तो अगर इसको आप ऐसे देखोगे ऊपर से तो करंट समझ आएगा कि भाई उधर जा रहा है, बहुत अच्छी बात। एरिया को देखोगे वो ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइंड पे, उसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, बात समझ में आई।
तो उसके बाद हमें ये पोर्शन दिखाई देगा इसका, समझ आया? ये पोर्शन दिखाई देगा। तो देखो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ऊपर से टॉप व्यू ले रहा हूं, ठीक है? टॉप व्यू लोगे तो आपको ये दिखाई देगा, सिर्फ ये लाइन। तो मैं एरिया को ऐसे डिनोट कर दूं, ठीक है? और इसका जो एरिया वेक्टर है वो n ऐसे डिनोट कर दूं। जो करंट की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा I, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बात समझ में आई? ये हमारा एरिया है A। देखो बार बार यही बता रहा हूं कि एरिया हमेशा जैसे ये वायर ले लिया, ऐसे कटा हुआ है, करंट एंटर किया, तो देखो करंट के जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर एरिया नहीं है, ये एरिया ऐसे नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये एरिया ऐसे है, वायर टेढ़ा कटा हुआ है। तो उस केस को हम डिस्कस करेंगे और फिर इस स्टेट वाला जो परपेंडिकुलर वाला जो केस है उसको हम जनरलाइज कर देंगे या उसके स्पेशल केस में पढ़ लेंगे, ठीक है? इस सिचुएशन को पढ़ते हैं। तो ये एन कैप हो गया जो करंट की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इस एन कैप को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। कौन कौन से कंपोनेंट में? एक इसके अलोंग जो कि क्या हो जाएगा, एन कैप कोस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर एन कैप साइन थीटा। अब ध्यान से सोचना, ये जो हमारा एन कैप था एरिया वेक्टर, ये कौन से एरिया का एरिया वेक्टर था? इस एरिया का जो इंक्लाइंड था। बात समझ में आई? पक्का? ये जो एन कैप साइन थीटा है ये इसी का ही कंपोनेंट है, लेकिन ये एन कैप साइन थीटा जो यूनिट वेक्टर है एरिया का वो है एरिया ऐसे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर एन कैप साइन थीटा ऊपर गया तो मस्ट है कि उसका एरिया ऐसे होगा। ये जो मैं रजिस्टर हाथ में पकड़ा हूं ऐसे। बात समझ में आई? क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी एरिया के ऊपर तभी जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर, वो तभी ऊपर जाएगा जब उसका एरिया ऐसे रखा हो, है क्या नहीं? तो एन साइन थीटा जो है एरिया वेक्टर जो है वो इस एरिया का एरिया वेक्टर जो ऐसे है। देखना ध्यान से, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए साइन थीटा मींस हमारे पास देखो बहुत सारे वेक्टर हो गए, बहुत सारे एरिया हो गए, तो ध्यान से सुनना। एन कैप क्या है? एन कैप है हमारा इस एरिया का यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है? एन कैप इज द यूनिट एरिया वेक्टर ऑफ दिस एरिया जो इंक्लाइंड था। फिर हमने इस एन कैप को क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। कौन कौन से में? एक तो एन कैप कोस थीटा, एन कैप साइन थीटा। बात समझ में आई? एन कैप साइन थीटा जो यूनिट एरिया वेक्टर है वो कौन से एरिया का है? ऐसे वाले का, क्योंकि यूनिट एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? देखो यूनिट वेक्टर को तोड़ा, फिर मैंने क्या देखा कि ये जो एरिया ए है इसका जो कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर है ये। तो वैसे ही एन कैप कोस थीटा ये कौन सा एरिया है? इधर वाला एरिया, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है यूनिट एरिया वेक्टर जो है ये किस एरिया का यूनिट एरिया वेक्टर है? जो ऐसे खड़ा है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? तो मैं एक और एरिया डिनोट कर देता हूं ऐसा, ठीक है? देखो एक एरिया ये, इस एरिया का एरिया यूनिट वेक्टर एन साइन थीटा ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? दूसरा एरिया है ये जो कि क्या है, ए कोस ऑफ थीटा, उसका यूनिट एरिया वेक्टर किधर, इस साइड, जो कि क्या है एन कैप कोस थीटा। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनो, बाय द डेफिनेशन क्या है कि ये करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है जो परपेंडिकुलर रखा हो किसके, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो करंट डेंसिटी जो है उसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूं, J इज इक्वल टू टोटल करंट I, और यहां पे जो एरिया लेना है वो एरिया लेना है जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है।
यहां पे एरिया ए था ऐसे, उसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक तो ये जो कि क्या है ए कोस थीटा, और उसका एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ऐसे, जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन जो ये ए साइन थीटा जो ये है, ए साइन थीटा जो है, ये क्या परपेंडिकुलर है करंट के? नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? बाय द डेफिनेशन ऑफ द करंट डेंसिटी, एरिया को इस एरिया से डिवाइड नहीं करोगे। बात समझ में आई? कौन से एरिया से डिवाइड करोगे? वो एरिया जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है, और करंट फ्लो उस साइड है और इसके परपेंडिकुलर एरिया का कोस कंपोनेंट है। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो ए कोस थीटा है वो उधर करंट जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर है। तो करंट डेंसिटी निकालते टाइम पे एरिया डिवाइड बाय ए कोस थीटा। देखो आप कई बार सोच सकते हो कि सर सीधा ये एरिया क्यों नहीं मान लिया ऐसा ही और सीधा लिख दिया हो आपने करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। लिख सकते हो, ये स्पेशल केस है जब खुद एरिया परपेंडिकुलर रखा हो। जैसे इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पेन की तरह, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट एरिया है। क्रॉस सेक्शन इधर से देखा आपने गोल गोल, ठीक है, इधर से देखा। बट ऐसा वायर कटा हो तब उसके लिए क्या करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया टेढ़ा है, टिल्टेड है। तो हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे, जनरल केस पढ़ना पड़ेगा ना जो सबको इंक्लूड कर दे। अब ये क्या है कि सबको इंक्लूड कर देगा, इधर वाले के लिए सिर्फ क्या करना है, थीटा जो है हमारा उसको जीरो पुट करना है, बात खत्म। तो वो स्पेशल केस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां पे हमारे पास और ये करंट जो डेंसिटी है J इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, ए परपेंडिकुलर, ठीक है। ए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए कोस थीटा, ठीक है। और ये जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द करंट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी समझ में आई कि इट डिफाइन एज द करंट पर यूनिट एरिया। एरिया की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए टू दी करंट फ्लो, ठीक है। तो हमने एक जनरल केस मान लिया कि ये करंट इधर फ्लो हो रहा था, इसके अंदर एरिया जो है ऐसा मान लिया। ऐसे एरिया को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिया, इसका एक तो कंपोनेंट ये जो कि क्या है, ए साइन थीटा, क्योंकि एन साइन थीटा, एन का जैसे ही तोड़े थे वैसे। एक कंपोनेंट है ये साइन, एक है ये, ठीक है, ए कोस थीटा। हम सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है, ए कोस थीटा। बात खत्म। अच्छा जी, अब यहां से एक बात सुनो, करंट को क्या लिख सकते हो, करंट को लिख सकते हो जे ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है। देखो जहां पे इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वहां पे क्या है, हम डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट आप तभी लिख सकते हो जब ए हमारा वेक्टर हो, है भाई एरिया वेक्टर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जे क्या है, जे अभी बताइए क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, करंट के अलोंग होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब दो वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और थीटा देखो क्या जे और ए के बीच में है। थीटा एंगल कौन सा है, ये थीटा एंगल है जो कि एरिया वेक्टर, बहुत बढ़िया, और करंट के बीच में। और करंट के अलोंग किसकी डायरेक्शन होती है, जे की। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू, आई है ये, ठीक है, जे डॉट ए, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बात समझ में आई। और डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देती है, एक स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई जो हमारा करंट है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बात थी तब जब इस वायर के अंदर से क्या हो, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो। यूनि करंट फ्लो हो मतलब कि मींस ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट हो। उस टाइम पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप कर सकते हो करंट डिवाइड बाय एरिया। बट ये वेरिएबल हो, उस टाइम क्या करेंगे,
तो उसका यहां कर ले डिस्कस, ठीक है। इफ ये तो है जब करंट क्या हो, ये फॉर्मूले तभी यूज करने हैं जब करंट क्या हो, कांस्टेंट, मींस एक बार 5 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो थ्रू आउट द टाइम ये कितना है, 5 एम्पियर है। बट अगर यही करंट वेरिएबल हो, इफ आई करंट जो है वो वेरिएबल हो, वेरिएबल मींस अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। सेकेंडली, या कभी इसमें 5 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, ऐसा करंट हो सकता है, वेरिएबल करंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में जो करंट डेंसिटी निकालोगे तो वो हम दो करंट डेंसिटी निकाल रखे हैं। मैंने कई बार बता रखा है, जब कभी भी केस वेरिएबल का हो तो वहां पे दो क्वांटिटी निकलती है, एवरेज क्वांटिटी, सेकेंडली इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अगर वेरिएबल हो गया तो आपके पास दो डेंसिटी निकलेंगी, एक कौन सी, एवरेज करंट डेंसिटी, सेकेंडली इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। बात समझ में आई। कई बार बता रखा है कि जब कभी भी कोई चीज वेरिएबल हो तो वहां पे दो चीज निकालना बहुत जरूरी हो जाती है, एक उनका एवरेज, सेकेंडली उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जे एवरेज निकालेंगे। जे एवरेज मतलब करंट डेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, चेंज इन करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और एवरेज निकालते टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, डेल्टा का, ठीक है। वैसे ही अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालोगे, जे इंस्टेंटेनियस, उसके लिए क्या करो, जो करंट जो है उसका जो फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। ये आपको बहुत बार बता चुका हूं। एवरेज निकालना हो ऐसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालना हो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और अब यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप दो चीज निकाल सकते हो। अगर आपको करंट फंक्शन गिवन है, ठीक है, करंट फंक्शन गिवन है और डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, जो करंट फंक्शन है उसका एरिया फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन कर दो। सेकेंडली, अगर आपके पास करंट डेंसिटी फंक्शन गिवन है और करंट निकालना है तो आप I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, J मल्टीप्लाई बाई डी ए और उसका इंटीग्रेशन। बात समझ में, एक्चुअली इस ए को इधर ले आओ तो ये डी आई इज इक्वल टू जे डी ए हो जाएगा, और टोटल करंट निकालोगे तो इंटीग्रेशन जे ए। बात समझ में आई। जैसे मैं बोलूं आपको कि मुझे सिर्फ यहाँ एक कोई भी पी पॉइंट है एक, उस पे निकालो, तो पी पॉइंट पे निकालोगे, एरिया तो आपने क्या माना है, क्रॉस सेक्शन का बहुत बड़ा माना है, लेकिन ये पी पॉइंट तो क्या है, बहुत स्मॉल पॉइंट है। तो उसके लिए आप क्या किया कि ये जो एवरेज निकाला आपने, इसी में ये कंडीशन पुट कर दी इसी के अंदर कि जो डेल्टा ए है वो टेंड्स टू क्या कर गया, जीरो। टेंड्स टू जीरो मींस इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस केस में क्या चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, डी आई अपॉन डी ए में, बाय डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले याद रखना। अगर आपका आई जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये J इज इक्वल टू आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, ठीक है, उससे ये डॉट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू J डॉट ए। अगर वो करंट वेरिएबल है तब क्या करोगे, जब वेरिएबल होता है तो दो चीज निकालनी जरूरी हो जाती है, वन इज द एवरेज वैल्यू, सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी डेल आई अपॉन डेल ए। अगर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछे तो जो करंट फंक्शन है हमारा उसका डिफरेंशिएशन कर दो एरिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट फॉर्मुलेशन है कि अगर आपको करंट निकालना हो तो जे ए डी ए और उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अगर करंट डेंसिटी फंक्शन है वो गिवन है और आपको करंट पता करना है तो क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। उसके बाद यूनिट हो गई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। ये इसके तीन फॉर्मूले, एक इफ करंट इज कांस्टेंट, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये फॉर्मूले भी याद कर लो, ठीक है। अब आता है थर्ड टॉपिक जो कि क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। नहीं इसको तो रहने दो।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, देखो ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, कि मान लो आपके पास वही एक कंडक्टर है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर आपने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जो कि V पोटेंशियल है। ठीक है, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, I मान लेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये जब करंट फ्लो हो रहा था उस टाइम पे हमने इसकी फिजिकल जो कंडीशन है, इस वायर के सराउंडिंग में जो फिजिकल कंडीशन है, मींस रूम टेम्परेचर, ठीक है, या इसकी खुद की कंडीशन स्ट्रेन, कि आपने इस वायर को खींच के लंबा तो नहीं कर दिया या इसको प्रेस करके छोटा तो नहीं कर दिया, मींस ये कंडीशन हमें क्या रखनी है, कांस्टेंट। तो उस टाइम पे फिजिकल जो कंडीशन है वायर की, फिजिकल कंडीशन के अंदर क्या आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एंड मैकेनिकल स्ट्रेन टाइप की जो फिजिकल, मैकेनिकल स्ट्रेन समझते हो कि आपने इसको खींच के वायर को लंबा कर दिया, हमें वो लंबा नहीं करना है, उतना ही रखना है। ठीक है, उस टाइम पे अगर ये कंडीशन आपकी कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन, और ये फिजिकल कंडीशन है इस तरह की, ये कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, उस टाइम पे ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस वायर के अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। एक्चुअली ये है कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना कम पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही कम करंट फ्लो होगा। तो मींस आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक है, एट दिस कि फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर और मैकेनिकल। क्यों होनी चाहिए ये तब समझ में आएगा, क्योंकि जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उस केस में ऐसा नहीं आएगा, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, ये कंडीशन क्यों रखनी पड़ती है कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है कि नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज करते हो जिसका नाम है R, और उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे खासे से डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इसको याद कर रख लो कि जो ओम्स लॉ में ये जो कंडीशन आई थी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना कम करंट, मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, उसको हमने उल्टा लिख लिया और उसके बाद ये कांस्टेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लिया। ठीक है, इसका नाम है रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, कांस्टेंट, मींस चेंज नहीं होता। मींस आप ये लिख सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन I, या आप ये भी लिख सकते हो V अपॉन I क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V अपॉन I जो है उसका रेशियो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। बट ये जो कांस्टेंट होता है ये इन कंडीशन के चेंज होने के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन जैसी जो कंडीशन है उनके चेंजमेंट होने से ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो कांस्टेंट है R, ये चेंज हो जाता है। अगर ये कंडीशन चेंज तो हमारा V अपॉन I का रेशियो चेंज, तो वो तो ओम्स लॉ नहीं हुआ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो आपने R यूज किया है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और उसको कांस्टेंट रहने के लिए ये कंडीशन जो है ये हमें कांस्टेंट रखनी है। अगर ये कंडीशन चेंज तो R चेंज, और ये जो लॉ है वो फेल हो जाएगा। तो ये लॉ तभी होल्ड होता है जब ये कंडीशन कांस्टेंट हो। बात समझ में आई, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये जो R रेजिस्टेंस है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, तो अभी इसको बस इतना याद रखो, इट इज द रेजिस्टेंस। एक्चुअली आप 10th में पढ़ चुके हो कि इट इज दैट क्वांटिटी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हाँ जी। और ये जो कांस्टेंट होता है ये ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है। कैसे, हमने एक बात को
एक बात देखी थी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, अगर ये दुगना किया तो ये भी दुगना, ये 3 गुना किया तो ये भी 3 गुना, है कि नहीं? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जितना बढ़ाओगे वो अपने आप उतना बढ़ जाएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर। एक को दुगना किया दूसरा दुगना हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है तो वो किसके बराबर, अगर आपने पोटेंशियल दुगना किया तो करंट भी क्या होगा, दुगना, कट के अल्टीमेटली V अपॉन I। ये 4 गुना किया, ये भी 4 गुना, कट के अपॉन अगेन V अपॉन I। तो ये जो V अपॉन I है ये R के बराबर है। तो देखो हमने पोटेंशियल और करंट चेंज किया, क्या R चेंज हुआ? अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो I जो ये R है जो कि हमारा कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल एंड फ्लोइंग करंट, इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन में क्या आ जाता है, शेप एंड साइज। तो याद रखना कांस्टेंट ऑफ द ओम्स लॉ जो कि रेजिस्टेंस के बराबर है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, और शेप एंड साइज। क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेन से हम क्या चेंज करते हैं, शेप एंड साइज। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेन चेंज नहीं करना, मींस उसकी शेप एंड साइज कांस्टेंट रखनी। इसका मीनिंग क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेन से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो इसका मीनिंग है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और अभी और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। चौथा फैक्टर जो है कि फ्लो डायरेक्शन जो है करंट की, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। बस अभी ये याद रखो कि ये जो रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है ओम्स लॉ के अंदर, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड शेप एंड साइज, ठीक है। और वो ना तो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है, ना करंट पे, क्योंकि ये अगर दुगना करोगे तो वो भी दुगना अल्टीमेटली कट के वो V अपॉन I ही बचना है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस ओम्स लॉ की, दो चीज है, वो क्या है, सुनो ध्यान से। देखो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ गया, IR, या आप ये भी लिख सकते हो V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये ओम्स लॉ है। यहां पे V और I वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, देखो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेरिएबल लेते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता है। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा वेरिएबल लेते हैं, जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना, ग्राफ प्लॉट करते टाइम पे ये दिमाग में जरूर रखना कि एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x को लोगे किधर, इधर, y को किधर लोगे, इधर, और ये जो y है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मींस y इज द फंक्शन ऑफ x। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट, आपकी मर्जी आप कितना चूज करो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, y निकल के आएगा। बात समझ में आ गई। और y और x वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही अगर v वर्सेस i ग्राफ प्लॉट करना है, v वर्सेस i ग्राफ, तो इधर कौन सा लोगे, v लोगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। मींस करंट अपने आप फ्लो नहीं हो सकता एक वायर के अंदर, वो तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे। मींस इसका क्या है कि करंट फ्लो डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल अप्लाइड। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक वायर में पहले करंट फ्लो हो रहा है और बाद में आपने बैटरी जोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको बैटरी जोड़ के पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसमें करंट फ्लो होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि करंट फ्लो डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल, दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस पोटेंशियल, इधर
आई, ठीक है। वो कैसा ग्राफ आएगा? स्टेट ग्राफ। क्यों? क्योंकि जो ये करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्टेट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका स्लोप निकालोगे, तो स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे? इस तरह से स्लोप निकालोगे थीटा। वो क्या है? ये परपेंडिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसको ये पॉइंट है, इसके वेरिएबल मान लो आप क्या, V1 नहीं 2 मान लो, V2 I2, ये पहला पॉइंट है, इसका V1 I1, तो ये यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा I2 माइनस I1, और ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है, बेस। और स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके बराबर आ गया? I2 माइनस I1 डिवाइड बाई V2 माइनस V1, और ये करंट अपॉन पोटेंशियल, ये क्या है? 1 अपॉन R, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। इधर से देखो, चेंज इन करंट डिवाइड बाई चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो जो स्लोप है किसका? I वर्सेज V ग्राफ जो है, या V वर्सेज I जो ग्राफ है, ये याद रखना, कुछ भी बोल सकता है वो, I वर्सेज V ग्राफ, या I वर्सेज ना V वर्सेज I ग्राफ, या I वर्सेज V ग्राफ, लेकिन हम आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन से एक्सिस के अलोंग क्या लेना है, ये हमेशा याद रखना। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमेशा आपको, वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है। यहाँ पे जैसे इजीली समझ में आ गया कि भाई जो करंट फ्लो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बिना पोटेंशियल अप्लाई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, मींस करंट इज डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंशियल। तो इसका मीनिंग याद रखना कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप? V वर्सेज I ग्राफ बोल दे, I वर्सेज V ग्राफ बोल दे, उसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मींस जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी। तो इस पे क्वेश्चन करें जल्दी से, कि मान लो आपके पास 2 वायर है, एक ये है एक ये है, एक B वायर एक A वायर, ठीक है। यहाँ पे है करंट और यहाँ पे V, तो बताओ कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका स्लोप कम होगा। बात समझ में आई? और स्लोप कम कब होगा? जैसे इन दोनों में स्लोप कम किसका है? इसका। अगर नहीं पता लगे तो अपने आप को यहाँ पे अज्यूम कर ले, जिस पे ज्यादा उड़कते आओ उसका स्लोप ज्यादा, जिसमें आराम से उड़कते आओ लुढ़ते आओ, उड़कते नहीं लुढ़ते आओ, ठीक है। अज्यूम कर लेना यहाँ पे बैठे हो आप, एक यहाँ पे बैठे हो, किसमें तेज स्पीड से लुढ़ते आओगे? इसके ऊपर, तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो इसका स्लोप कम तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे? जो बी वायर है वो क्या है? हाई रेजिस्टेंस का है। आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। स्लोप की इन्फॉर्मेशन 10th में थे वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इस ओम्स लॉ का सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, क्या निकला इस फर्स्ट पॉइंट से? कि जो V वर्सेज I ग्राफ है उसका स्लोप बराबर होता है किसके? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट सुनो। देखो सेकंड पॉइंट सुनो। कई बार क्या होता है कि कुछ डिवाइसेज होती है, जैसे सेमीकंडक्टर की डिवाइस, ठीक है, या इसके अलावा आपने डिस्चार्ज ट्यूब जरूर पढ़ी होगी, कैथोड रे एनोड रे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेज है जिसमें
जो रेजिस्टेंस है या जो ओम्स लॉ है वो होल्ड नहीं होता। सुनो देखो, ओम्स लॉ होल्ड होता है, लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो ध्यान से सुनो क्या है, अच्छे से सुनना। जैसे कि हमारे पास V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जो कि क्या था, कांस्टेंट है ना। मींस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल और उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, उसका जो रेशियो आता था वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता था। दिस इज द ओम्स लॉ। बट कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जो आप 9th यूनिट में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस आइडिया ले लो कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई कुछ डिवाइसेज होती है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, उसके बाद रेक्टिफायर हो गया, जीनर डायोड हो गया, ये कुछ डिवाइसेज है, ठीक है, जो कि क्या है, चिप जो बनती है हमारी वो सेमीकंडक्टर से बनती है। अच्छे से पढ़ाएंगे 9th यूनिट में, ठीक है। बस अभी याद रख लो कि सेमीकंडक्टर से कुछ बनी ऐसी डिवाइसेज होती है, एलईडी वगैरह, जो जिसके अंदर V अपॉन आई इज इक्वल टू जो R कांस्टेंट है ये होल्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेज जिसके अंदर V अपॉन आई इज इक्वल टू R जो है कांस्टेंट ना हो, या मींस आप ये बोल सकते हो जो ओम्स लॉ का जो ये लीनियर ग्राफ है ऐसा ना हो, या थर्ड वन ये भी बोल सकते हो जिसके अंदर ओम्स लॉ होल्ड ना हो। वैसी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है। तो नॉन ओमिक डिवाइस आर दोज डिवाइसेस इन विच ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड। एग्जाम्पल है ये डिस्चार्ज ट्यूब, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, कैथोड रे का जब डिस्कवरी की पढ़ी होगी तब। सेमीकंडक्टर्स से बनी हुई जितनी भी डिवाइसेज होती है जैसे एलईडी, जिनर डायोड, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखो, ठीक है। उनके ग्राफ कैसे होते हैं, उनके ग्राफ होते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे हो गया आपका आई, यहाँ पे हो गया V, उनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो उनके ग्राफ ऐसे आएंगे। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर ओम्स लॉ होल्ड नहीं हुआ। और कोई डिवाइसेज है, ठीक है, गन डायोड आती है एक डिवाइसेज, उसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, I वर्सेस V, ये है गन डायोड, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेज है जिनमें आई वर्सेस जो ग्राफ है वो स्टेट नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उनके अंदर ये जो ओम्स लॉ है वो होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेज जिनके अंदर ओम्स लॉ होल्ड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेज, ठीक है। और जिनमें अच्छे से होल्ड हो उन्हें क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेज। और ये जो ओमिक डिवाइसेज होती है, मोस्ट ऑफ द ऑल मेटल्स, ऑल इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी की सारी हमारी ओमिक डिवाइसेस है, इनसे बनने वाली, ठीक है, मेटल से बनने वाली, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेल हो गया अपना, ठीक है, ये सारी कैसी है, ओमिक डिवाइसेस। बट नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, जो सेमीकंडक्टर से बनी हो, या डिस्चार्ज ट्यूब टाइप की हो, या जैसे आपने पता नहीं डायोड पढ़े हैं या नहीं, चलो छोड़ो, इतना ही याद रखो अभी, ठीक है। तो उनके ग्राफ कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से बनी हुई जो चीजें होती है मोस्ट ऑफ दी उनका ग्राफ ऐसा आता है, एक गन डायोड होता है उनका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर अगर बात करो तो इस पे जो स्लोप होगा तो हमें टेंजेंट का निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप सीधा निकल जाता है। जब कर्व लाइन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट का ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप अगर देखोगे तो वो क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस नेगेटिव भी होता है, पॉसिबल है ये गन डायोड के अंदर, ठीक है। तो ये है, दोनों पॉइंट याद रखना अच्छे से, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर, और इसमें ये होल्ड क्यों नहीं होते, ठीक है, इसमें ये ओम्स लॉ होल्ड क्यों नहीं होता, इसमें ओम्स लॉ इसलिए होल्ड नहीं होता कि जो V अपॉन आई रेशियो होता है वो जो R आता है ये R उनके लिए कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई की, कितना करंट फ्लो कराया, मतलब इनका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट डिपेंडेंट होता है, ये R कांस्टेंट नहीं रहता। नॉर्मल जो ओमिक डिवाइसेज होती है उनका ये R कांस्टेंट होता है, सिर्फ
टेम्परेचर और मैकेनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है बस, बाकी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। बट इनका जो करंट जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट अप्लाइड पे डिपेंड करता है। मींस जो है वोल्टेज अप्लाई आपने ज्यादा कर दी तो उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम वोल्टेज अप्लाई की तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। मतलब कुछ इस तरह की डिवाइसेज है, ये अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ अभी इतना सा आइडिया रखो कि जिनके लिए ओम्स लॉ होल्ड नहीं होता वो होती है नॉन ओमिक डिवाइसेज, एग्जांपल मेड डिवाइसेज मेड बाय द सेमीकंडक्टर्स। और वो क्यों होल्ड नहीं होते? क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस होता है उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, अच्छा। बट एक बात है कि इनका जो इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी क्या है, कर्व लाइन आ गई, और कर्व लाइन आ गई तो इसका मीनिंग क्या है कि उनका रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो वहां पे वही बात अपनी एवरेज रेजिस्टेंस निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और एवरेज रेजिस्टेंस और इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। मींस किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज और एक पर्टिकुलर करंट के ऊपर इस आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन थ्रू आउट दी जीरो से लेके वी वोल्टेज और जीरो से लेके आई करंट तक आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे यहां से लेके यहां तक आप गए, ए जीरो यहाँ ओ पॉइंट से, मान लो ओ पॉइंट से लेके आप ए पॉइंट तक गए ऐसे, तो आई और वी का रेशियो जो आर था जो कांस्टेंट होना चाहिए वो कांस्टेंट नहीं होता। बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चाहते हो आप रेजिस्टेंस की, मुझे सिर्फ यहां रेजिस्टेंस पता करना है, तो आप क्या करो, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो और इसका क्या निकाल लो, स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, अपना वही आई अपॉन वी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा सकते हो इंस्टेंटेनियस पॉइंट, या आपको यहां से लेके यहां तक एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोड खींचोगे, उस कोड का स्लोप निकालना है, उसके लिए ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, एवरेज निकालना हो। इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो dV अपॉन DI। तो मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू के लिए आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हो, बट थ्रू आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट द फ्लो ऑफ चेंजमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आप ये ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आर जो है वेरिएबल रहता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो उसके लिए आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। ठीक है, मींस ओम्स लॉ सीधा सीधा ये है, जिनका V अपॉन आई का जो रेशियो है आर, जिसे हम आर बोलते हैं, वो कांस्टेंट है तो वो है ओमिक। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वो क्या है, नॉन ओमिक। दिमाग में बैठा लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है प्रूफ, कि ये जो ओम्स लॉ आया V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो करेंगे। उसके बाद ये रेजिस्टेंस के बारे में फुल आइडिया देंगे कि क्या होता है, ठीक है, क्यों अराइज होता है वो। ठीक है, थैंक यू।